हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आशीष सिंह लेक्चर्स। मैं आपके साथ हूं भुवनेश चंद्र माथुर। यूरोप में समाजवाद और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूं दैट इज रूसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन। कहने सुनने में तो क्रांति लगती है, बट आप देखेंगे कि इसमें कितने सारे इवेंट्स हुए। मैं आपको कहता आ रहा हूं कितने सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स कहते हैं इसको। मैं थोड़ा इसको बारीक करके लिखना चाहूंगा। किसी भी रिवॉल्यूशन में सीरीज आप देखेंगे, एक के बाद एक क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहे हैं, घटनाएं, इंसिडेंट कहते हैं। एक के बाद एक हमने देखा, अब ये हुआ, पॉलिटिक्स में ये हुआ, इकोनॉमी में ये हुआ, फौज में ये हुआ, है ना। ऐसा हमने बातें की हैं। और जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, इंसिडेंट हो रहे हैं, एक इवेंट दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि जब जमीनों का पुनर्वितरण होने लग गया था तो जवान लोग फौज से निकल के अपने गांव की तरफ जाने लग गए थे। तो वो जा रहे थे फॉर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो जाने लग गए थे नौकरी छोड़ के। तो सेना उस समय थोड़ी कमजोर हो गई थी। तो हमें क्या समझना है, मैं आपको क्या पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं, हमें ये जानना है, ये समझना है कि ये सीरीज है, इवेंट है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ घटना हो रही है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया लैंड्स का, तो हमें क्या ध्यान रखना है, एक से जोड़ के दूसरा इवेंट हिस्ट्री में हमको देखना है। क्रांति में 100 जनों को सीधा ही मार दिया गया, किसके साथ वो जा रहे थे, फादर गेपॉन के साथ। तो मैं इस तरह से हाईलाइट करना चाहता हूं कि जब हम हमारे आंसर से लिखेंगे, हमको इसी क्रम में, क्रोनोलॉजी में ये सब याद होता रहे, समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। और अगर याद करेंगे, मैं हमेशा कहता हूं, तो समझ में नहीं आएगा। इससे बेटर है समझ लीजिए, सुन लीजिए, और अब तो आपको फैसिलिटी है, आज के टाइम में आप देख भी सकते हैं, आपके सामने सब चीज यहां मैं आपको बताता चल रहा हूं। आइए, गृह युद्ध कब की बात कर रहे हैं, समाजवादी समाज का निर्माण। क्या समाजवादी समाज, किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो मुझे लिख के भेजें। समाजवादी समाज का निर्माण का मतलब ये हो गया कि सारी संपत्ति, बिल्कुल सरल हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं, सारी की सारी संपत्ति किसकी होगी, सरकार की होगी। ना मेरे नाम है ना आपके नाम है। मान लीजिए ये पेन ले लेते हैं, सबसे इजी एग्जाम्पल, मेरा नहीं है, खराब हो जाए तो मैं ये जमा करा दूंगा, मुझे नया मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल मैं आपको बात बता रहा हूँ। आपको ट्रीटमेंट लेना है, हॉस्पिटल जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा। आपको ड्यूटीज अलॉट कर दी गई कि आपको फलाने खेत में इतने से इतने बजे काम करना है, उतना जाइए, काम कीजिए, आ जाइए, ठीक है। इससे ना तो कुछ ज़्यादा चाहिए ना इससे कुछ कम होगा, तो ये आपको ड्यूटीज करनी है। ये हो गया हमारा समाजवाद का, समाजवादी समाज का निर्माण। इसमें कोई मुश्किल लग रही है इस टाइटल में कि ये वेलफेयर स्टेट हो गई है कम्युनिस्ट स्टाइल में। अब तो सारी जो पॉलिटिकल साइंस है, वेलफेयर स्टेट की बात होती है। कल्याणकारी समाज, कल्याणकारी सरकार क्या करेगी, कल्याणकारी समाज की स्थापना करेगी। हमारे यहाँ भी है, उस समय इनके यहाँ भी था। आइए चलते हैं आगे। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा, नेशनलाइजेशन। पहले ये प्राइवेट थे, अब देखिए प्राइवेट में क्या होगा, मनमाना तो वो ब्याज लेगा अगर आपको कोई ऋण दिया है, ये समझ लेते हैं। अब क्या है, हर चीज सरकारी नियंत्रण में है। दोबारा सुन लीजिए, हर चीज सरकारी नियंत्रण में है। उन्होंने किसानों को जमीन पर खेती की छूट दे दी, जिसका समाजीकरण, देख लीजिए वर्ड आ गया, समाजीकरण किया जा चुका था। अब आगे, जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल, किसके खेत जब्त किए, एक तरह से जमींदारों के, या जिन्होंने बहुत अति की जमीन दबा रखी थी उनकी जमीनें पुनर्वितरण हो गया। हमने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, बड़े बड़े महलों को या मकानों को भी लेके उन्हें वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इसमें बेघर
जो लोग हैं वो भी आकर शेयर करेंगे, रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम समझें। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक ये दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है, कि ये आपका नहीं है, ये देश का है, सब चीज देश की हो चुकी है, अब कोई किसी की निजी संपत्ति नहीं है। कार्ल मार्क्स का भी यही कहना था, जिस बेस पर ये सारी आप देख रहे हो ये वैचारिक क्रांति है, आइडियाज से आई है, पुस्तकों से फैली है, लोगों ने पढ़ा है, समझा है, उससे ये क्रांति हुई थी। ठीक है, ओके। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था हो गई। तो अब आगे क्या हुआ इस बात से, अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। अफसरों की भी वही ट्रेनिंग है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात भी की कि फौजियों की ड्रेस यूनिफॉर्म बदली, अफसरों की भी यूनिफॉर्म बदली गई, ताकि एक लोगों में भावना हो कि देश में सब कुछ चेंज हो चुका है। इस बेस पर ये 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे कि इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। देखिए साहब, अब जब हर चीज सरकार की हो गई है तो काम की अकाउंटेबिलिटी भी तो तय होगी कि भाई आप करोगे क्या इतने साल। आपको अगर ड्यूटी दे दी गई है तो ये थोड़ी कि आपको फ्री की सैलरी मिलती रहेगी, आपको कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव। कैसे नापेंगे मेरे काम को कि भाई, या तो अगर फैक्ट्री है तो प्रोडक्शन, उत्पादन कितना हुआ साल भर में, प्रोडक्शन इन अ ईयर, इतने टन स्टील बनी। या अगर एग्रीकल्चर है कि भाई पर एकड़ कितना उत्पादन करके दोगे, पूछेगा कि नहीं अगला, टारगेट देगा, पैसों में देगा या कैसे भी, इतने टाइम में मुझे आपसे ये चीज का जवाब चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑफिसर्स जो थे रशियन गवर्नमेंट के, वो प्रत्येक व्यक्ति को टारगेट देते कि भाई तुम्हें इतना उत्पादन करके देना है या इतना काम करके देना है। या हॉस्पिटल है तो इतने मरीज, या इंडोर इतना आउटडोर, व्हाट सो एवर, ये दिया जाएगा आपको। मतलब ये है कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, जिम्मेवारी। कि आप ये ना सोचो कि हर चीज सरकारी हो गई है अब तो अपने मजे करो, आए आए, नहीं आए नहीं आए, ऐसा नहीं चलेगा। अकाउंटेबिलिटी आपकी निश्चित हो गई है, आप आइए, काम कीजिए, अटेंड कीजिए, काम पूरा कीजिए, बाकायदा सरकारी काम है, आपकी भी जवाबदेही है, यू आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। तो कोई व्यक्ति बिना जिम्मेवारी का नहीं रहा, सबको टारगेट या ऑब्जेक्टिव दिए, आपको प्रोडक्शन इतना करके देना है, आपको अगर कृषि कार्य में हो इतना उत्पादन देना है पर एकड़, आपको जवाब देना पड़ेगा। सरकारी नौकरी दे दी है तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, पहली 2 योजनाएं। हाँ, एक चीज और रह गई इसमें जो कि हमारे देश से भी जुड़ी हुई है, 5 ईयर प्लान्स। ये भी नंबर 5 पे लिख रहा हूं मैं, क्या किया, 5 ईयर प्लान्स। फाइव ईयर प्लान्स का सिस्टम रशिया में बहुत सक्सेसफुल हुआ, यानी कि उस समय की यूएसएसआर। हमारे देश में अभी आज़ादी के बाद इसको अपनाया गया, 51 से हमने शुरू किए थे। नेहरू जी इससे बहुत प्रभावित थे 5 ईयर प्लानिंग से। सो हमारे देश में भी बहुत अच्छा ये इसका रिजल्ट आया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पहली 2 योजनाएं कब बनी साहब, 27, 32, 33, 38, है ना, 5-5 साल का के दौरान औद्योगिक विकास। इन्होंने पहले किसको वो दिया है इंपॉर्टेंस, औद्योगिक विकास को, और हमारे वाले में किसको दी गई थी, एग्रीकल्चर को। याद कीजिए, सभी तरह की कीमतें क्या कर दी, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी, स्टेबलाइज कर दी कि भाई ना तो इससे ज़्यादा ना इससे कम आप बेचेंगे।
क्लियर है? समझ लीजिए, इससे कम बिकेगी न इससे ज़्यादा बिकेगी। एक चीज़ तो ये हो गई। केंद्रीकृत, अब नियोजन का मतलब हो गया कि एक ही जगह सेंट्रलाइज प्लानिंग है, इधर उधर कोई प्लानिंग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है केंद्रीकृत नियोजन। इससे क्या हुआ, से आर्थिक विकास को काफ़ी स्पीड मिली एकदम से। एक तो युद्ध की विभीषिका खत्म हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, छोटी छोटी या बड़ी भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई, लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार काफ़ी अच्छा मिलने लग गया। ये हमको समझनी है चीज़ है, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लग गया। 1929 से 33 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गई, बढ़ोतरी हो गई। तो अगर ये हुआ है तो लोगों को रोजगार मिला है, बिल्कुल साबित हो गई ये बात। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आ गए, कौन कौन से? मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगी। देखिए साहब, जब भी उत्पादन बढ़ेगा देश का तो वर्कर्स पे लोड आएगा, स्पीड बढ़ गई, काम के घंटे भी मैं समझता हूँ बढ़ गए होंगे। मैग्नेटोगॉर्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। स्टील प्लांट का अगर आप पूरा डेवलपमेंट 3 साल में कर रहे हैं तो बहुत, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है, वो भी उस टाइम में। लगभग आप देखेंगे तो आज से 100 साल पुरानी के आसपास बात हो गई। इसी दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा हो कि पहले ही साल में 550 बार काम रुक गया। परेशानियां तो रहेंगी साहब, जब भी कंट्री में डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, कुछ परिवर्तन आता है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी, पर उस दिक्कत से तो अच्छे हो गए, अभी भी रोजगार तो मिल गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोजगार की हो रही थी, देश की तरक्की रुकी पड़ी थी, एक स्टैंड स्टिल पोजीशन हो गई थी। अब ये सरकार आई है तो कम से कम 5 ईयर प्लान बना के रोजगार तो सुलभ हो गए, रोटी तो जाने लग गई ना, अब मिलने लग गई कम से कम। आगे देखिए, कुछ समाज की प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। रिहायशी क्वार्टरों में सर्दियों के टाइम में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम माइनस में लोगों को चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार जाना पड़ता था। तो देखिए, बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है, आज हम पढ़ रहे हैं, हमें इसको कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन उनसे पूछिए जो -40, इतना लो टेम्परेचर, घर से बाहर निकल के आना और जाना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम। एक तो देखिए छोटी सी बात है, और ये हमारे देश में भी अब तक एक समस्या थी। 2014 से जो सरकार बदली है, इसने काफ़ी काम किया है इस फील्ड में, आपको पता होना चाहिए। और क्या किया, एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई कि सबको एजुकेशन मिले, और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। यानी इन लोगों को इनकी फील्ड की एजुकेशन देना शुरू कर दिया गया कि जो भी किसान पढ़ना चाहता है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना चाहता है, या जो भी कोर्स करना चाहता है, उनके जो भी होगा कर सकते हैं। महिलाओं के लिए क्या किया, महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में ही बालवाड़ियां खोल दी गई, ताकि वो महिलाएं बच्चों के साथ आएं और बच्चे अपना वहां पढ़ाई कर लें थोड़ा सा। तो यही कुछ कुछ पैटर्न हमारे यहाँ भी काम में लिए गए, हमारे देश में भी। आगे क्या हुआ, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ फॉर ऑल हो गई, मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। तो ऐसा नहीं लग रहा हम हमारे देश की बातें कर रहे हैं, कि ये तो हमारे यहाँ भी है। अभी भी हम दे रहे हैं ना एक योजना में रिहायशी मकान बहुत सस्ते में, क्या नाम है उसका योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना, सब्सिडी मिल रही है उस पर 2.5 लाख रुपए की। हमारे देश में उस पर बैंक लोन भी दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम है। तो हमको ये सब चीज़ें रशिया की क्रांति के साथ साथ ये भी सीखना चाहिए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन लिमिटेड थे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि फिर भी अगर इतना हर बात पर इन्होंने ध्यान दिया, रशिया की सरकार ने उस समय समझा लोगों की दिक्कत को, कि सर्दियों में अगर शौचालय जाने के लिए भाग के नीचे चौथी मंजिल से -40 का मतलब आप समझ सकते हो कि बर्फ ही बर्फ है सब तरफ। और ऐसे में आप प्रॉब्लम देख लो आप कैसी है। सरकार ने समझा, शिक्षा नीति नई लाई,
बच्चों को बालवाड़ी में जो मम्मी के साथ आ रहे हैं उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे आएंगे, मदर आएगी, उनकी मदर काम कर लेंगी और बच्चे पढ़ाई कर लेंगे। और जो किसान हैं, फैक्ट्री के कामगार हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने स्किल जो भी है उनकी, जो भी ट्रेड उनका आता है उसकी आप क्लास ज्वाइन कर लो यूनिवर्सिटी में जाके। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सस्ती स्वास्थ्य सेवा दे दी, सब आ जाओ, इलाज करा लो, भर्ती हो जाओ, इंडोर आउटडोर, फ्री मेडिसिन, फ्री एक्सरे टाइप, रहने को सस्ते मकान मिलने लग गए लोगों को। समाज का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये जवाब दीजिए। वेलफेयर हुआ कि नहीं हुआ। ये पूरी स्लाइड देखा जाए तो वेलफेयर पर टिकी हुई है। हमने इसमें वेलफेयर ऑफ सोसाइटी पढ़ा है। नई सरकार जब गठन हो गया, सब बन गई, तो अब क्या कर रही है, समाज के लिए काम कर रही है। क्या चाहिए, शौचालय से शुरू हुई है बात, देख लीजिए आप, यूनिवर्सिटी, बालवाड़ी, ठीक है, महिलाओं को सिखा रहे हैं, पुरुषों को अगर किसान है, फौज में है, जो भी जिसमें भी है, फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में, जहां भी लगे हुए आइए और कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो ये पूरा वेलफेयर का स्लाइड हमने डिस्कस किया, कल्याण। आगे देखते हैं, स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। चलिए पहले इसको हम करते हैं। अब की बार प्लान्ड इकोनॉमी है कि ये देखा गया कि खेती के सामूहिकीकरण कर दिया, इससे प्रॉब्लम बढ़ गई, इससे दिक्कत आ गई साहब, तबाही से जुड़ा हुआ था। हम हमारी पढ़ाई आगे जारी रखते हैं। 1928 के आसपास रसिया के शहरों में अब क्या हुआ, अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। इस बात से आगे देखते हैं। और अब गवर्नमेंट ने अनाज की कीमतें फिक्स कर दी, फिक्स प्राइस पे देंगे भाई, कीमत फिक्स हो गई। आगे उससे ज्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता यानी फिक्स है। नियोजित प्लान्ड इकोनॉमी है। जो कुछ भी एग्रीकल्चर में गड़बड़ हुई उसको देखते हुए दाल, चावल, गेहूं, शक्कर, इनके प्राइस फिक्स कर दिए गए। और क्या हुआ उस कीमत पर किसान सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे नेचुरली, क्योंकि लॉस हो रहा है, तो किसान तैयार नहीं थे। तो ये एक इवेंट हो गया हमारे लिए, एक बात समझने की होगी। इसमें क्या किया गया, फिर आगे लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन आ गए। अब इस पोजीशन से निपटने के लिए स्टालिन ने कड़े कदम उठाए। अब उन्हें ये लगता था कि अमीर किसान और अमीर व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं, स्टॉक कर लिया है, एक तो व्यापारी वर्ग ने और किसानों ने। क्योंकि इधर तो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया, तो उन्होंने इस होर्डिंग कर ली, यानी जमा कर लिया अपने अपने माल खाने में, बेचेंगे तो घाटा होगा, प्राइस बढ़ने दो। अब वो सरकार को जो भी उत्पादन है वो बेचने में उनकी रुचि नहीं है। तो ये हमको इस स्लाइड में सीखने को मिला है। मैं बार बार बोलता हूँ, समझिए तो याद हो जाएगा, याद करना चाहेंगे तो समझ में नहीं आता है, कृपया करके समझ लीजिए, याद कीजिए। समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली याद रहता है। अब क्या हुआ, स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जो इन्होंने जमा कर रखा है होर्डिंग, उनको जब्त करना जरूरी था। स्टालिन थोड़ा से अलग स्टाइल से चलेंगे। 1928 में क्या हुआ, पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक जो है उनके एरिया में वो घूमने गए, चेक किया कि आखिर माजरा क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब उन्होंने क्या किया कि गांव में गए और जबरदस्ती के भाई अनाज बेचो आप, हम खरीद रहे हैं, और कुलकों के ठिकाने पर छापे मारे। यानी कुलक इनके यहाँ के हो गए अमीर किसान। जैसे रशिया के गांव में जाएंगे तो अमीर किसान को ये लोग कुलक कहते हैं रशियन भाषा में, हम इतना समझ लेते हैं। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहते हैं। इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही, तो फिर क्या हुआ, खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। क्या नहीं मानोगे आप, जमाखोरी करोगे,
दाम बढ़वाओगे, परेशानी में देश आ जाएगा, समाज आ जाएगा। क्योंकि ये सरकार जो है ये समाजवाद पर बनी हुई है, समाजवाद इनकी विचारधारा है। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क ये दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। किसानों ने ये तर्क दिया, पर ये गले उतरने वाली बात नहीं है। खेत का साइज भले ही छोटा हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? खेत तो उत्पादन तो होगा, तो उत्पादन कहाँ गया? यानी कि व्यापारी और किसान कीमतें बढ़ाकर बेचने में रुचि थे और सरकार को अनाज नहीं बेच रहे थे। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी, ये वापस याद कीजिए। फलस्वरूप ज्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे। चलिए थोड़ी देर को मान लेते हैं छोटे हैं तो क्या हो गया, जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। ओके, एग्री हो गए, लेकिन कुछ तो उत्पादन होता ही होगा। तो जमाखोरी क्यों कर रहे हो? जितना भी है उतना तो बेचो। ये तो बात सेकेंडरी हो गई कि उत्पादन कम है। हमको ही क्या समझना है कि उत्पादन कम है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है कि आप बेचोगे ही नहीं। आपके पास जो सरप्लस उत्पादन है वो तो बेचो सरकार को, ताकि सबको मिले। समझे? तो वी हैव, हमने क्या इसमें पढ़ा है, क्या क्या अब चेंज हुए। कुलकों से मिलने कौन गए? सरकारी अफसर भी होके आए, पार्टी के सदस्य भी गए। अब इन्होंने जबरदस्ती कहा कुलकों से कि आप हमें अपना उत्पादन सेल कर दीजिए। अब वो जबरदस्ती कहिए चाहे सरकारी आदेश, जो भी है। इसमें एक समस्या और थी कि साइज छोटा था तो इनका मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकते थे। यानी मॉडर्नाइजेशन से यहाँ का मतलब हो गया कि कुछ भी नया, जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, इस तरह की मशीनरी जिनमें यूज नहीं हो सकती थी, हम ये समझ लेते हैं। ओके, अब आगे बात चलती है आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना। क्या करना पड़ेगा भाई? अगर नहीं मान रहे तो हटाओ इन्हें, तो इनकी जमीन छीन लो। राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया कि अगर ये लोग नहीं मान रहे, छोटे खेत का बहाना करके उत्पादन जानबूझकर कम किए हुए हैं और जो भी उत्पादन है वो जमाखोरी कर रखी है, तो बड़े बड़े कुलकों से भी जमीन जबरदस्ती ले ली जाए, सरकार का नियंत्रण हो जाएगा उस जमीन पर। अब क्या होगा, उनको बड़े खेत बना दो, साफ करो इनको सबको, गंदगी हटा दो। ठीक है, अब हट गई। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। स्टालिन, मैंने कहा, थोड़े हार्ड है, प्रिंसिपल जल्दी ही लेते हैं, वो अपने सिद्धांतों पे चलता है। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों को कोलखोज, KOLKHOZ में काम करने का आदेश जारी कर दिया। आप जाइए बड़े खेतों में काम करो। ज्यादातर जमीन और साजो सामान था सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। क्या अब ये सामूहिक हो गया? इतने आदमी आएंगे, इतने वक्त, इतने इतने लोग काम करेंगे, इतना उत्पादन हमको चाहिए, और सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया। यानी एक सोवियत बन गई यूनियन। एक खेत हो गया, उस पर ड्यूटीज लग गई सबकी, सब जाएंगे काम करेंगे। पानी, बिजली, बीज, फर्टिलाइजर, लेबर आपको मिलेगी, काम करो, उत्पादन करो और जमा करा दो, सीधी बात। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वह अपने जानवरों को खत्म करने लग गए, जान से मारने लग गए। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 की कमी आ गई। गुस्सा आ गया लोगों को। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती। सरकार भी स्ट्रिक्ट है। कई लोगों को तो देश से ही निकाल दिया कि निकल जाओ, हमें जरूरत नहीं है आपकी। अब किसानों ने कहा कि देखो साहब, हमारी दिक्कत है। विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे तो अमीर हैं और नहीं समाजवाद के विरोधी हैं, कि हम सरकार की पॉलिसी का विरोध नहीं कर रहे और ना ही हमारे पास पैसा है, हम तो कमाते और खाते वाले लोग हैं। अब आगे स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की भी व्यवस्था जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं करती थी वहां की सरकार। भाई रहना है आपको तो सामूहिकीकरण में ज्वाइन कर लो, वो ज्यादा अच्छा।
इंडिविजुअल किसानों को भी अगर अलाउ कर रखा तो सरकार अब उनकी कोई मदद नहीं करेगी, सीधी बात। स्टालिन का कहना ये था। तो ये कर लेने के बाद भी नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, सब तरह से जोर आजमा लिया, बल्कि 1930-1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल ही पड़ गया, फैमीन आ गया, सबसे बड़ा अकाल पड़ा, खतरा, जिसमें के कितने लोग मारे गए, 40 लाख से ज्यादा लोग खत्म हो गए। अब बताइए सरकार करे तो क्या करे। स्टालिन ने अपनी सारी नीतियां लगा ली, क्या क्या हो गया, पंचवर्षीय प्लान शुरू हो गए, कुलकों से जमीनें जबरदस्ती ले ली गई, छोटे किसानों को प्रेरित किया कि आपको फिर हम जो है आप जमीन तो दे देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कोई ड्रामेटिक उत्पादन बड़ा हो, ऐसा बड़े खेतों से भी रिजल्ट नहीं मिले हमको। देन व्हाट हैपेंड, पार्टी में बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में हो रहे सामूहिकीकरण के परिणामों की अब तो बुराई का टाइम शुरू हो गया। आलोचना भी स्टार्ट हो गई स्टालिन की। अब स्टालिन और उनके सहयोगी ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ किया, भाई अब तुम साजिश कर रहे हो हमारे अगेंस्ट, ये भी आरोप लगा दिया। अब यही आरोप देश की अदर जनता पर भी लगा दिए इन लोगों ने, आरोप प्रत्यारोप पे आ गए। अब आगे देखते हैं। अब 1939 का जमाना आते आते क्या हुआ, 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेलों में या लेबर कैंप में भेज दिया जबरदस्ती। और इन लोगों ने ऐसा कोई बहुत जबरदस्त अपराध नहीं किया था, लेकिन अब उनकी कोई सुनवाई होने वाली भी नहीं थी। ये आपने देखा स्टालिन ने क्या किया, रिजल्ट नहीं आए तो उसकी आलोचना जिन जिन लोगों ने की उनको जबरदस्ती श्रम शिविरों में भेज दिया। 20 लाख लोगों को भेज दिया गया, या तो जेल में या काम करो आप। इन लोगों का ऐसा कोई अपराध नहीं था, लेकिन यहाँ पर इनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है साहब। तो दिस वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को तो यातनाएं देने लग गए, यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए कि उन्होंने क्या किया कि समाजवाद के विरुद्ध आवाज उठाई है, हिस्सा लिया इन्होंने, और कईयों को तो मार दिया गया। लेकिन देखिए साहब, जो लोग मरे इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे, रशिया ने उनको हमेशा के लिए खो दिया। मेरा कहना यही है कि जैसे मैंने आपको बताया है, इस तरह से हम तैयारी करें। सरकारी अफसरों ने टारगेट्स दिए, ऑब्जेक्टिव दिए, इतना प्रोडक्शन चाहिए, एग्रीकल्चर में इतना उत्पादन चाहिए पर एकड़, सबकी जवाबदेही तय हो गई। तो आप भी कोशिश कीजिए कि इस वीडियो में जैसे जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश और देन याद रखने की कोशिश जरूर कीजिए। विद दिस आई विश यू अ गुड लक। थैंक यू।